तो स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन अगले टॉपिक के लिए लगने वाला है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ का आपको इंट्रोडक्शन है 11वीं में, 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और उसका एप्लीकेशन है 12th में। तो रिमेंबर, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता नहीं होगा तो गॉस लॉ नहीं समझेगा। गॉस लॉ नहीं पता होगा तो 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले तीन टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो लेट अस से फॉर एग्जांपल, चलो ये भी चेक कर लेते हैं कि आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या याद है क्या? है आपको पूरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। तो एक रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन सेम है तो आप उसको शो करते हो विद द हेल्प ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। इमेजिन, इमेजिन हमने एक सरफेस ले लिया, सम एरिया। इस एरिया में से, इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं परपेंडिकुलर टू द एरिया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a given area normal to it is defined as electric flux. सिंपल। हाँ, ये कंडीशन है कि नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ये जो लाइंस है ये एरिया को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिफाइन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, electric flux is defined as the number of the number of the number of electric electric lines of forces passing normally मतलब perpendicular, passing normally through a given area, बट हमेशा ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया को नॉर्मल है, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है ना कि हमेशा ऐसा होगा ही। तो ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एरिया को नॉर्मल नहीं है, दे आर नॉट पासिंग नॉर्मली। क्योंकि ये जो तुमने डेफिनेशन पहले लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, हमको मैथमेटिकल डेफिनेशन भी चाहिए। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने पहले थ्योरेटिकल डेफिनेशन बनाया था। क्या बोला था आपने, याद है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फिर हमने बाद में क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको मैथमेटिकली डिफाइन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज, है ना? तो इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस टू दैट ऑफ चार्ज। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अभी हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन चाहिए। तो क्या करेंगे हम, बहुत इजी है। एक काम करेंगे, ये जो एरिया है ना, ये स्मॉल एरिया मान लेते हैं यस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार। चैप्टर नंबर 2 में अगर तुमको याद होगा, तुमने फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्केलर एंड वेक्टर्स। एरिया को तुम नॉर्मली मानते हो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया को बना देंगे वेक्टर। ये जो डीएस है इसको मैं वेक्टर बना दूंगा। अगर मैं वेक्टर बना रहा हूँ तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मुझे एरिया का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो जब तुम एरिया को, इसको एरिया एलिमेंट भी बोलते हैं, जब तुम एरिया को, तो तुम एरिया को वेक्टर बनाते हो तो एरिया का डायरेक्शन बताना पड़ता है। तो हम लोग एरिया का डायरेक्शन ले लेते हैं नॉर्मल टू द एरिया, मतलब उस एरिया को ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना और बोल देना कि ये एरिया का डायरेक्शन है। तो एरिया वैसे नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसी एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट? और वो नॉर्मल की जो डायरेक्शन है उसी को बोल दिया डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट? नॉर्मल टू द एरिया, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इन दोनों में
इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया एलिमेंट में जो एंगल है वो है थीटा। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ई बार एंड डीएस बार। अभी डीएस क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये स्मॉल सरफेस है। एस मतलब होता है सरफेस और डी मतलब होता है स्मॉल सरफेस। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि फिजिक्स में या मैथ में स्मॉल क्वांटिटी के लिए डी लिखते हो, तो डीएस मतलब स्मॉल सरफेस। तो हमारे पास ये स्मॉल सरफेस है और सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है? हमको डिफाइन क्या करना था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू गिवन एरिया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को नॉर्मल है क्या? नहीं। तो हमने क्या किया? एरिया को वेक्टर बना लिया। फिर क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कंपोनेंट्स कर देंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो भी कंपोनेंट एंगल को लग के होता है, एडजेसेंट होता है, वो कौन होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस? एडजेसेंट। तो एडजेसेंट कंपोनेंट कौन होगा? कॉस। तो ये क्या है? ई कॉस थीटा है। क्या है ये? ई कॉस थीटा। और ये कौन है फिर? ई साइन थीटा। एरिया को परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? कॉस थीटा की साइन थीटा? कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए तुमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए? कॉस कंपोनेंट चाहिए। तो साइन कंपोनेंट हमारे काम का है क्या? नहीं है, तो हम दिखाएंगे भी नहीं। क्लियर? राइट। तो ई कॉस थीटा is the component of electric field perpendicular to the area। अब मैंने यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारे होते हैं। तो हमने एक क्यों दिखाया? हमने सिर्फ केस को सिंपल बनाने के लिए एक दिखाया। इनफैक्ट जितना भी एरिया है उस एरिया के हर एक पॉइंट में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा। बराबर। तो हर एक पॉइंट में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा। तो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए वहां पे? ई कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, ये एरिया डीएस है, ये है ई कॉस थीटा, और ऐसा ई कॉस थीटा हर एक पॉइंट से निकल रहा है। तो टोटल ई कॉस थीटा कितना है? तो क्या आएगा? कितने टोटल ई कॉस थीटा कितने आएंगे? सपोज, चलो इजी कर देता हूँ। सपोज मेरे पास सरफेस पे 5 पॉइंट है, 5, और हर एक पॉइंट में से एक ई कॉस थीटा निकल रहा है। टोटल ई कॉस थीटा कितना? 5। 10 है तो 15 है तो, और पूरा का पूरा एरिया के हर एक पॉइंट में से एक ई कॉस थीटा का कितना? टोटल एरिया इंटू ई कॉस थीटा। एरिया क्या है? डीएस। तो टोटल टोटल फील्ड लेंथ कितने हो गए? ई कॉस थीटा इंटू डीएस। इसको बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स डिफाइन कैसे करोगे देख लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is also defined as is also defined as वैसे याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तुम डिनोट कैसे करते हो? फ्लक्स को किससे डिनोट करते हो? पाई से। क्या है सिंबल? क्या है ये? पाई। 5 नहीं, 5। इट्स नॉट 5, इट इज 5। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? पाई से। और ये फ्लक्स तुम छोटे एरिया में से ले रहे हो, तो फ्लक्स भी कितना होगा? स्मॉल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? डी फाइव। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाइव इज डिफाइंड एज
डिफाइन कैसे करते हो इसको? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट था? ई कॉस थीटा और डीएस का। लेकिन ई कॉस थीटा क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ किसका? किसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड का इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन जाएगा? ई कॉस थीटा इंटू डीएस, राइट? तो सिंपल, electric flux is the product of perpendicular component of electric field and area। हो गया, समझ में आया? सिंपल है, बहुत सिंपल है। Electric flux was defined as the number of lines passing through a given area normal to it। एक एरिया में से इस एरिया को कितने लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं वो होता है फ्लक्स। अभी होता ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि लाइंस नॉर्मल ही होंगे, तो नहीं होंगे तो फिर जो नॉर्मल है वो ढूंढो। तो नॉर्मल ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एरिया को वेक्टर बना देते हैं, और एरिया वेक्टर बन गया तो डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल टू द एरिया। एरिया का डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल टू द एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट था जो इस डायरेक्शन में जा रहा था? ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डीएस से, वो क्या बन गया? फ्लक्स। याद रहेगा? तो कैन आई राइट डाउन डी फाई एज ई डी एस कॉस थीटा? लिख सकते हैं कैसा? यस। आपको याद है व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? और ए बार डॉट बी बार? ए बी कॉस थीटा, वेरी गुड। तो व्हाट इज ई डी एस कॉस थीटा? A bar dot b bar is AB cos theta. So what is EDS cos theta? E bar dot ds bar. So what is flux? Dot product of E bar and ds bar. So flux क्या है? Flux is dot product of E bar and ds bar. Simple. बराबर? Clear? Good. जागो जागो, अभी जागो, ध्यान दो, क्योंकि नहीं समझा तो अगला टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आई अंडरस्टैंड, शायद दिन भर का तुम थके होंगे, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन जरूरी है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, हमने ये फ्लक्स फाइंड किया एक स्मॉल एरिया में से, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो स्मॉल एरिया है ds, ये खुद एक बड़े एरिया का पार्ट है। So it is also possible that this small area ds is itself a very small part of a big area। तो ये जो बड़ा सरफेस था S, इसका छोटा सा पार्ट था ds। आपने फ्लक्स कहां से फाइंड किया? थ्रू स्मॉल सरफेस। तो if ds is itself a very small part, a very small part of larger surface S, of larger surface S, then total flux, then total flux। अब total flux कैसे निकालते हो? हमको देखना है इस स्फीयर में से टोटल फ्लक्स कितना है। हमको पता क्या है? स्मॉल सरफेस में से फ्लक्स कितना है? कितना है? एडीएस कॉस थीटा या फिर ई बार डॉट डीएस बार। तो हम क्या करेंगे, ये जो डीएस है ना, इसके बाजू में और एक डीएस होगा, वहां से भी फ्लक्स पास हो रहा होगा, वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे होंगे, उसके बाजू में और एक होगा, उसके बाजू में और एक होगा, ऐसे बहुत सारे, मतलब पूरे के पूरे एरिया पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हैं। मतलब बड़े एरिया को तुमने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके रखा है, और तुमने फ्लक्स निकाला एक छोटे एरिया में से। तो टोटल सरफेस में तक कितना फ्लक्स होगा? सोच के बताओ। और इजी है, बहुत इजी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, सिर्फ ध्यान दो पहले।
सपोज हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6। सपोज एक फेस में से फ्लक्स है 5, 5, तो 6 फेस में से कितना है? 5 नहीं बोला मैंने, 5, 5, 6, 5। मैंने बोला एक फेस में से अगर फ्लक्स है 5, तो क्यूब में से कितना है? 6। वेरी गुड। तो तुमने क्या किया बेसिकली? फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड प्लस फ्लक्स थ्रू फोर्थ प्लस फ्लक्स थ्रू 5 एंड प्लस फ्लक्स थ्रू 6। तो अभी यहाँ पे भी सोचो, अगर ये पूरा सरफेस ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइडेड है, तो तुम टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे? फ्लक्स थ्रू फर्स्ट प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड, ऐसे करोगे ना? ऐसे करते हैं कि नहीं? प्लस फ्लक्स थ्रू 4, ऐसा करते जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो छोटे छोटे एरिया है ना, ये बहुत ज्यादा है नंबर में, लार्ज नंबर। मतलब तुम इतना लार्ज नंबर है कि तुम काउंट नहीं कर सकते। तो जब लार्ज नंबर हो और तुम काउंट नहीं कर सकते हो, तो वहां पे एडिशन को लिखते हैं इंटीग्रेशन। सीखा ना हमने इंटीग्रेशन? तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स? तो टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करते हो देखते हैं। टोटल फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे? इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? छोटे छोटे फ्लक्सेस का। तो एक सरफेस में कितना फ्लक्स था? d5। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? और तुम इंटीग्रेट किस पे कर रहे हो? किस पे कर रहे हो? सरफेस पे। और ये d5 क्या था? e बार डॉट ds बार। ये आ गया टोटल फ्लक्स। क्लियर? गुड। मैं वापस समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान दो। टॉपिक बहुत इजी है, बट इमेजिनेशन लगेगा ना। इमेजिन नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? पहले तो फ्लक्स क्या है वो समझ लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मल थ्रू अ गिवन एरिया। एक रीजन था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने एक एरिया रख दिया। उस एरिया को कितने लाइंस परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहे हैं उसको बोलोगे फ्लक्स। सही है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इट इज पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू एरिया नॉर्मल टू इट। फिर हमको नॉर्मल कंपोनेंट ढूंढना पड़ता है, तो कौन होता है? कॉस थीटा। तो फ्लक्स कैसे डिफाइन किया हमने? ई कॉस थीटा इंटू डीएस। लेकिन ये जो ई कॉस थीटा इंटू डीएस था, ये था फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस। इमेजिन कि ये स्मॉल सरफेस खुद एक बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट है। तो सिर्फ इस सरफेस में से पास होगा क्या? उसके बाजू के सरफेस से पास नहीं होगा? होगा। उसके बाजू के सरफेस से पास होगा, यस। उसके बाजू से, यस। उसके ऊपर से, यस। नीचे से, यस। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे? ऐड करोगे। किसको ऐड करोगे? फ्लक्स टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जितने भी छोटे छोटे सरफेस है, सब में से फ्लक्स पास हो रहा है, तो सबको क्या करोगे? ऐड करोगे। लेकिन ये छोटे छोटे सरफेस इतने ज्यादा है नंबर में कि तुम काउंट कर नहीं सकते। जब तुम ऐड कर रहे हो लेकिन काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या लिखते हो? इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स क्या है? इंटीग्रेशन d5। समझ में आया कॉन्सेप्ट? राइट? पक्का? श्योर। अभी ये समझा है तो फिर गॉस लॉ समझेगा, नहीं तो गॉस लॉ बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो भाई गॉस लॉ होता क्या है वो देख लेते हैं। पहले इसका देखते हैं स्टेटमेंट, मतलब ये बोलना क्या चाह रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं। बट आई नीड योर सपोर्ट टू मेक इट सिंपल फॉर यू। सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, एक सेंट्रल चार्ज है, पॉइंट चार्ज। और सपोज ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस क्यू। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? कल ही बताया था मैंने, रेडियल इलेक्ट्रिक। हाँ, यस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? आउटवर्ड्स, अवे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो हर डायरेक्शन में अवे है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे इन ऑल डायरेक्शंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे इन ऑल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में अवे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इमेजिन, सॉरी, अब बस इतने लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं करने वाला। इमेजिन यहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया डीएस, तो यहाँ पे हमने ले लिया एक स्मॉल एरिया डीएस। हम्म, यहाँ तक क्लियर? तो इस डीएस में से फ्लक्स पास हो रहा है डी फाइव। कितना फ्लक्स पास हो रहा है? डी फाइव। ऐसा ही एरिया नीचे लेता हूँ और नीचे लेता हूँ, पूरे स्फीयर पे लेता हूँ छोटे छोटे एरिया, तो टोटल फ्लक्स कितना होता है? टोटल फ्लक्स कितना होता है? इंटीग्रेशन डी फाइव, मतलब ए बार और डी, सही है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास एक ही चार्ज था, प्लस क्यू। अब थोड़ा सा चीज, इन चीजों को चेंज कर देते हैं। अब ये ना समझो, हमारे पास अंदर एक चार्ज है प्लस क्यू वन, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू टू, तीसरा चार्ज है प्लस क्यू थ्री, और एक चार्ज है लेटर से प्लस क्यू फोर, और एक चार्ज है माइनस क्यू फाइव। गुड। जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे। और नेगेटिव का क्या होगा? टूवर्ड्स। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स है वो क्या है? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। और नेगेटिव का क्या है? इनवर्ड्स, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा फ्लक्स आउटवर्ड्स है, और कम फ्लक्स इनवर्ड्स है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम है। मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लोगे, कि नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा ये। मेरे पास अगर प्लस 5 कूलम, 5 प्लस 5 कूलम का चार्ज है और -5 कूलम का चार्ज है, तो टोटल फ्लक्स कितना है? जीरो। क्योंकि +5 कूलम जितना आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट करेगा उतना ही -5 कूलम इनवर्ट करेगा। तो क्या हो गया? कट्टा सट्टा जीरो। गया, काहीच झालं नहीं, सगळं गेलं। अभी बताओ मेरे को, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो बाहर जाने वाला फ्लक्स ज्यादा है, अंदर आने वाला कम है, तो नेट फ्लक्स इज आउटवर्ड। उल्टा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो नेट फ्लक्स इज इनवर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, यही है गॉस लॉ। सिर्फ इसको लिखने का तरीका बुक में अलग होता है। वो बोलते हैं कि सपोज हमारे पास चार्जेस है, सपोज हमारे पास कुछ चार्जेस है, सम चार्जेस, राइट। तो ये चार्जेस क्या जनरेट कर रहे हैं? क्या जनरेट कर रहे हैं? फ्लक्स, है ना, राइट। और फ्लक्स क्यों जनरेट होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं तो फील्ड लाइन होगी नहीं, फील्ड लाइन होगी नहीं तो फ्लक्स होगा नहीं। तो ये सब चार्जेस मिलकर क्या कर रहे हैं? फ्लक्स जनरेट। लेकिन सारे चार्जेस पॉजिटिव है क्या? नहीं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो जब कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है तो तुम क्या करते हो? नेट देखते हो, नेट, है ना, कितना गया कितना आया। तो द नेट, ये इंपॉर्टेंट है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, क्या लिखा है स्टेटमेंट, क्या लिखा है? द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है ऐसा स्टेटमेंट में? क्या लिखा है? द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, राइट, करेक्ट। So what is Gauss law? Gauss law is the flux of net electric field। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने का रीजन क्या था? क्योंकि सारे चार्जेस पॉजिटिव या सारे चार्जेस नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है कुछ अंदर आ रहा है, इसलिए क्या बोला? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से? थ्रू अ क्लोज सरफेस। मतलब गॉस लॉ तुम तब अप्लाई कर सकते हो जहां पे क्लोज सरफेस होगा, तो थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स, क्या इक्वल होता है? इक्वल्स नेट चार्ज enclosed by the surface, enclosed by the surface divided by epsilon zero,
तो मैथमेटिकली अगर लिखना होगा तो मैथमेटिकली उनके बोलने का मतलब ये है टोटल फ्लक्स, व्हाट टोटल फ्लक्स, इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन ई बार डॉट ds बार होता है ना। अभी तो देखा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक 10 कूलम का चार्ज है और एक -8 कूलम का चार्ज है। व्हाट इज टोटल फ्लक्स? +2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन 0, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। सपोज मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है, 9 कूलम का माइनस चार्ज है, उसके बाद -1 कूलम का और एक चार्ज है, तो कितना फ्लक्स है नेट? 0। सपोज मेरे पास 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, 20 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, -10/एप्सिलॉन 0। समझ में आया? तो गॉस लॉ तुम कहाँ अप्लाई करते हो? जब तुम्हारे पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हो, उन नंबर ऑफ चार्जेस का नेट फील्ड कितना है वो देखते हो और उसके हिसाब से तुम फ्लक्स फाइंड करते हो। करेक्ट। दूसरा यूज भी है। अब दूसरा यूज क्या है वो अच्छे से समझ लेना, वो 12th में लगेगा तुमको। सपोज मेरे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज मतलब पूरा चार्ज पॉइंट में है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज यहाँ पे, चार्ज ओ पे है, पी पे चार्ज नहीं है। डिस्टेंस ऑफ पी इज आर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट क्यू? हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इसके ऊपर, कल भी सॉल्व किया था। 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड, गुड, गुड। तो तुमको अगर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो क्या करते हो? 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मेरे पास चार्ज पॉइंट में नहीं है, मेरे पास चार्ज है इस पूरे के पूरे स्फीयर की, और एक पॉइंट है पी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट दिस पॉइंट पी? प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा चार्ज एक पॉइंट में था, तो जो तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे थे वो उस पॉइंट से कर रहे थे। यहाँ तो चार्ज स्फीयर पे, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे? यहाँ से कि यहाँ से कि सेंटर से कि यहाँ से कि बीच में कहीं से? प्रॉब्लम है। या फिर सपोज सपोज हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इस पे चार्ज है, पूरे वायर पे चार्ज है, और एक पॉइंट है पी। मुझे इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट। कैसे करेंगे? नहीं पता ना, इसके लिए गॉस लॉ चाहिए। तो गॉस लॉ तुम यहाँ पे भी यूज करते हो जब चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं होते, एक्सटेंडेड होते हैं। एक्सटेंडेड मतलब स्फीयर के ऊपर चार्ज, एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन के ऊपर चार्ज, एक सरफेस के ऊपर चार्ज। तो गॉस लॉ के ये 3 एप्लीकेशन तुमको देखने हैं, वो देखने हैं 12th में। सिर्फ अभी तुमको चाहिए गॉस लॉ क्या है पता होना चाहिए, और गॉस लॉ कैसे डिराइव करोगे वो पता होना चाहिए। तो गॉस लॉ क्या है पता है? बता सकते हो स्टेटमेंट? द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स नेट चार्ज enclosed by the surface divided by epsilon 0। अब ये जो फॉर्मूला हमने बोल तो दिया, हमने स्टेटमेंट लिख तो दिया, लेकिन आया कहां से ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो हमको इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो लेट अस लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस। लेट अस प्रूव कि ये फॉर्मूला कहां से आया। तो अभी ये फॉर्मूला कहां से आया उसके लिए हमने किया एक इमेजिनरी रैंडम शेप का सरफेस इमेजिन। क्योंकि मैं तुमको पहले ही बोला कि गॉस लॉ अगर यूज करना है तो एक एनक्लोज सरफेस चाहिए, एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो हमने एक एक रैंडम शेप का क्लोज सरफेस ले लिया। तो कंसिडर अ क्लोज सरफेस ऑफ arbitrary shape
आर्बिट्री शेप मतलब रैंडम शेप, शेप डिफाइन नहीं है, सर्कल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, कोई भी शेप है रैंडम, राइट। इसके अंदर एक ले लिया चार्ज प्लस क्यू। कंसिडर कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू, a charge plus q enclosed inside this surface। और वैसे ये जो इमेजिनरी सरफेस है ना, तुम इसको गॉसियन सरफेस बोलते हो। क्या बोलते हो? गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हो? गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हो? गॉसियन सरफेस। अगर कंडक्टर का शेप स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस का शेप भी होता है स्फीयर, उसको बोलते हैं गॉसियन स्फीयर। अगर कंडक्टर का मतलब चार्ज का शेप सिलेंड्रिकल है, वायर है, तो गॉसियन सरफेस का शेप भी क्या होगा? वायर होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ओके, तो रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको बोलोगे गॉसियन सिलेंडर, वो हम लोग 12th में देखेंगे, अभी फिलहाल हमारा ही चाहिए, जितना चाहिए उतना देख लेंगे। करेक्ट। हमको क्या शो करना है? टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जी। मैं तुमको बताया था कि टोटल टोटल फ्लक्स क्यों लिया। हमने पहले फ्लक्स निकाला छोटे सरफेस में से, फिर हमने बोला कि हो सकता है कि छोटे सरफेस एक बड़े सरफेस का छोटा सा पार्ट है। तो वैसे ही ये जो बड़ा सरफेस था, पहले इस पे एक छोटा सरफेस लो। तो इमेजिन इमेजिन अ स्मॉल सरफेस एलिमेंट। तो इमेजिन अ स्मॉल, कहीं भी ले सकते हो, तुमको जहां लेना है, यहाँ लेना, यहाँ लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लेना, यहाँ पे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेर एवर यू वांट। ठीक है ना, ऐसा ले लेंगे। और हम बोल देंगे पी पॉइंट है, तो हमने पी पॉइंट पे एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट इमेजिन कर लिया। तो imagine a small element of surface, बड़ा बड़ा नहीं, of surface ds, इसको नाम दे देंगे ds, क्योंकि स्मॉल है और टोटल सरफेस क्या है? s है। तो इमेजिन अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस ds at point p, at point p। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज का, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे। तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, अवे, राइट। Since the charge is positive, the charge is positive, the electric field is directed away। गुड। और अगर तुमको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिफाइन कैसे किया था? ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा। तो ऐसा मान लेते हैं ये है सरफेस को नॉर्मल, और तुमको याद होगा सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ करते हो उसको क्या बोलते हो? डीएस बार। और ये कौन है? ई बार। और इन दोनों में एंगल क्या है? थीटा। करेक्ट, गुड। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नहीं समझा ना, 12th के पहले 3 टॉपिक गए, सीईटी के क्वेश्चन गए, जेडबल नीट करना होगा तो उसके भी गए, और है बहुत इजी। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, let theta be the angle between, किसमें है थीटा एंगल? किसमें है थीटा एंगल? ई बार एंड डी एस बार। अरे अच्छे तो सब पता तो है, फिर पता तो क्यों नहीं? बराबर है, गुड। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट? देयरफॉर फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट ds, स्मॉल एलिमेंट ds इज, स्मॉल फ्लक्स को कैसे लिखते हो? डी फाई, ऐसे लिखते हो ना, और डी फाई। हाँ, ई बार डॉट डी एस का मतलब ईडीएस कॉस थीटा। तो क्या आ गया? ईडीएस कॉस थीटा। वेरी गुड। बट डू यू रिमेम्बर, अगर ये डिस्टेंस में आर मान लेता हूं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर। देयरफॉर
फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। मैं काम करता हूँ, क्यू को यहां लिख देता हूँ, क्या रह गया, आर स्क्वायर हो गया। और कौन रह गया, कौन रह गया, अरे ई तो लिखा ना ये, हाँ तो कौन रह गया, ds cos थीटा। अभी हम जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। याद है चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, याद है कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, 4 है ना, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई। एसआई में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, 7। और कितने सप्लीमेंटल थे, फंडामेंटल तो याद रहता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 2 एक्स्ट्रा भी थे सप्लीमेंट्री, कौन थे, कौन कौन थे, कौन थे, 2 थे, 2 सप्लीमेंट्री। एक को तुम बोलते हो प्लेन एंगल या 2D एंगल, दूसरे को बोलते हो तुम सॉलिड एंगल या फिर 3D एंगल, बराबर, याद आया। उसका इधर क्या काम है और बड़ा काम है। प्लेन एंगल तुम डिफाइन कैसे करते हो ये भी पता होना चाहिए। सपोज मेरे पास एक सर्कल है और सर्कल पे एक छोटा सा आर्क है, छोटा आर्क है डीएस, रेडियस है आर, एंगल है थीटा, डी थीटा, डी थीटा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ds r and d theta? आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, तो एंगल इक्वल टू ds बाय r। तुमने डिफाइन किया था वहां पे, प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू दैट ऑफ रेडियस, और डिफाइन किया था तुमने। लेकिन ये कौन सा एंगल था, प्लेन एंगल। किस में मेजर करते हो, रेडियंस में करते हो। किस में करते हो, रेडियंस में। किस में करते हो, रेडियंस में। अब एक बात बताओ, सर्कल की जगह पे स्फीयर हो, सर्कल की जगह पे स्फीयर हो, और आर्क की जगह पे इस स्फीयर का छोटा सा पार्ट है। हमारे पास सर्कल नहीं है, एक स्फीयर है, आर्क की जगह पे छोटा सा पार्ट है, पोर्शन है, पोर्शन। तो ये जो पोर्शन सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये कौन सा एंगल होगा, प्लेन एंगल की सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, वेरी गुड। और अगर आपको याद है, अगर ये एरिया है, ये रेडियस है आर, तो ये होता है डी ओमेगा। जैसे तुम बोलते हो डी थीटा, वैसे तुम बोलते हो डी ओमेगा। डी थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। डी ओमेगा क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, करेक्ट। और ये कौन सा होता है, सॉलिड एंगल, किसमें करते हो, स्टेरेडियंस में। किसमें, स्टेरेडियंस। अभी मैं काम करता हूं, मैं डी ए को लिख देता हूं डी एस, डी एस, बराबर। तो व्हाट इज डी ओमेगा, डी एस बाय आर स्क्वायर। और आपको पता है cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cos थीटा सब नंबर है, सिर्फ डायमेंशन नहीं होते। कभी सुना है cos थीटा, cos ऑफ 60 इज हाफ मीटर, सुना है ऐसा, नहीं। हाफ किलोग्राम सुना है, नहीं। तो क्या होते हैं, सिर्फ नंबर होते हैं। और एंगल भी क्या होता है, सिर्फ नंबर होता है, बराबर है? तो इक्वेशन में इस इक्वेशन में ds बाई आर स्क्वायर क्या हो गया, सॉलिड एंगल। हाँ, और cos थीटा भी क्या है, एंगल से रिलेटेड है। तो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया। तो बट बाय डेफिनेशन ds cos theta by r square is equal to d omega. Therefore, what is flux, q upon 4 pi epsilon 0, इसको क्या लिखूंगा मैं, d omega। ये फ्लक्स कहां से पास हो रहा है, छोटे सरफेस से। लेकिन पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है हर डायरेक्शन में, मतलब यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा। मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स रखे हुए हैं,
उन सब में से फ्लक्स क्या होगा, पास। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं टोटल फ्लक्स, इंटीग्रेशन से। सो therefore total flux through the surface S, therefore total flux through surface S is given by total flux is given by integration, किसका integration, d phi का। what is d phi, q by 4 pi epsilon 0 d ओमेगा, बराबर, पक्का। चार्ज कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, और मैंने बहुत बार बताया है जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर, जो भी कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव के बाहर, जो भी कांस्टेंट है वो लिमिट के बाहर। तो क्यों कांस्टेंट था, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, हमने कब चेंज किया, चार्ज किया क्या, नहीं। 4 पाई तो नंबर ही है, वो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 भी नंबर है, वो भी कांस्टेंट है, सब बात तो बोल रही है अंदर, इंटीग्रेशन डी पाई। अब आपको ये पता होना चाहिए टोटल सॉलिड एंगल, मतलब अगर मैं एक स्फीयर लेता हूं और उस स्फीयर पे मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं, पोर्शन, तो ये पोर्शन कितना एंगल बनाता है सेंटर पे, अभी बताया मैंने, कितना बनाता है, डी ओमेगा, कितना बनाता है, डी ओमेगा। तो ऐसे छोटे 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 पोर्शन सब मिला के, छोटे छोटे पोर्शन सब मिला के सेंटर पे टोटल एंगल जो बनाते हैं ना, उसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, 4 पाई। तो but integration d omega is 4 pi. Total solid angle is 4 pi. Therefore, what is flux, q upon 4 pi epsilon 0 into 4 pi, 4 pi cancel, तो total flux क्या आ गया, q by epsilon 0। लेकिन ये q कौन था, चार्ज एनक्लोज था, सरफेस के अंदर क्लोज था, राइट, बराबर। अब पढ़ो स्टेटमेंट वापिस, क्या बोला स्टेटमेंट, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल्स नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। और देखो हमको क्या मिला, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स of net electric field through a closed surface is equal to charge enclosed upon epsilon 0। तो प्रूव भी कर दिया हमने, हम पहले सिर्फ बोल रहे थे, अभी प्रूव भी कर दिया, हो गया प्रूव, पक्का, श्योर। इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 11th में, और इसके एप्लीकेशन है 12th में पहला ही टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो बेसिकली हमने कैसे डिराइव किया, हमने एक एनक्लोज सरफेस या पॉइंट नंबर 1, जब भी गॉस लॉ तुम यूज करने वाले हो तो तुमको एक क्लोज सरफेस लगने ही वाला है, और चार्ज कहाँ होता है, क्लोज सरफेस के अंदर, इसलिए बोलते हैं एनक्लोज, और ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव। फिर हमने क्या किया, एक पी पॉइंट पे स्मॉल एरिया का एलिमेंट ले लिया d5, और चार्ज क्या था, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी अभी होता है, यस। ये स्मॉल एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन मतलब नॉर्मल क्या है, ds बार, ई और ds का एंगल कितना है, थीटा। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट में से फ्लक्स कितना है, ई बार डॉट ds बार, मतलब ई ds cos थीटा। लेकिन ई क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर। तो डी फाई क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर ds cos थीटा, q/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, और साथ में कौन सा, ds cos थीटा। लेकिन ये ds cos थीटा बाय r स्क्वायर कौन होता है, d ओमेगा। तो फिर फ्लक्स क्या बन गया, q/4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा। लेकिन ये फ्लक्स तो सिर्फ एक सरफेस पे है ना, इस पूरे सरफेस के छोटे छोटे पीसेस बहुत सारे हैं। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो, बराबर। तो इंटीग्रेट कर लिया, और इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट रखते नहीं है, कहाँ लाते हैं, बाहर, बाहर लाया,
क्यू बाय 4 पाई इंटीग्रेशन डी ओमेगा, व्हाट इज टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई। तो क्या मिल गया आपको, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। हो गया प्रूव, हो गया गुड। बाकी का अभी कर